हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। लास्ट क्लास में हमने जनरल एक्सेप्शन के कुछ प्रोविज़न डिटेल में डिस्कस करे थे। अब हम जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के प्रोविज़न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 96 जिसमें थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ऐसे एक्ट या थिंग्स जो प्राइवेट डिफेंस में होती हैं तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होती हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर डिफेंस के राइट्स में कोई एक्ट एक्सरसाइज हुआ है तो वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 97 में हम पढ़ते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। कि प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी का कैसे होगा। एवरी पर्सन हैज़ ए राइट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। तो हमें यहाँ क्या है 99 सेक्शन में कुछ रेस्ट्रिक्शन बताई गई हैं। उन बेस पर प्रत्येक जो व्यक्ति है जो प्राइवेट डिफेंस के राइट हैं वो रखता है। तो किन कैटेगरी में रखता है डिफेंड करने के लिए। फर्स्ट हमें बताया गया है हिज ओवन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट द ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अगर कोई ऑफेंस है जो इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, उसकी बॉडी स्वयं की होनी चाहिए, हिज ओवन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अदर पर्सन जिससे कि वो रिलेटेड है। तो यहाँ पर वो प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकता है। सेकेंडली हमें बताया है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल एंड इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ। क्या है, प्रॉपर्टी दो कंडीशन में होंगी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। ऑफ हिमसेल्फ स्वयं की हो या एनी अदर पर्सन किसी अन्य व्यक्ति की हो। अगेंस्ट एनी एक्ट किसी एक्ट के अगेंस्ट में विच इज़ एन ऑफेंस जो कि ऑफेंस है। फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट रॉबरी मिसचीफ क्रिमिनल ट्रेसपास। तो वो क्या है, ऑफेंस इन कैटेगरी में इंक्लूड होगा जिसमें कि थेफ्ट है, चोरी है, रॉबरी है जिसमें कि रॉबरी करना है, मिसचीफ करना है, रिश्ती करना है, क्रिमिनल ट्रेसपास है ना, गृह अत्याचार है। तो वहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट रॉबरी या फिर एम्प होगा जिसमें कि चोरी है, लूट है, मिसचीफ रिश्ती है, और क्रिमिनल ट्रेसपास जिसमें क्या है आपराधिक अत्याचार है। तो इन कैटेगरी में अगर ऑफेंस इंक्लूड होता है और किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होता है जो कि मूवेबल इमूवेबल हो सकती है, वो किसी खुद की हो, किसी पर्सन की खुद की या किसी अन्य व्यक्ति की, तो उस केस में भी वो प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकता है। सेक्शन 98 में हम पढ़ते हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है कि कोई व्यक्ति उसके एक्ट के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति है जो प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकता है। तो इसको आगे हम पढ़ते हैं व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस। जो एक्ट अपने आप में क्या है एक सर्टेन ऑफेंस है, इज नॉट एन ऑफेंस, तो ऑफेंस नहीं होगा। बाय द रीजन एंड ऑफ द यूथ एंड वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्या है, किसकी कमी है, बाय द रीजन ऑफ यूथ, यूथ की कमी है, एंड द वांट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी की कमी है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट। ऐसा कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है जो पागल है या इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है, तो वहाँ पर क्या है वांट ऑफ मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग की पावर उसके पास नहीं है, यूथ की पावर उसकी नॉलेज नहीं रखता है कि उसके द्वारा एक्ट किया गया ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट में कोई अन्य व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का राइट फिर भी यूज कर सकता है। एंड द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट बाय द रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन के कारण या ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन एवरी पर्सन। लेकिन वहाँ पर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति सेम राइट रखता है ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट विच वुड हैव बीन इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। अगर वो एक्ट अपने आप में ऑफेंस होता तो उसके अगेंस्ट में प्रत्येक व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का राइट रख सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। जेड मैडनेस के इन्फ्लुएंस के कारण अटेम्प्ट टू किल ए। जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, मैडनेस के इन्फ्लुएंस के कारण क्या है अटेम्प्ट करता है किल करने का ए को। ए यहाँ पर जेड इज गिल्टी फॉर नो ऑफेंस। तो यहाँ पर जेड ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, लेकिन ए हैज़ द सेम राइट, लेकिन ए का राइट सेम होगा प्राइवेट डिफेंस का विच वुड हैव इफ जेड वर सेन। तो यहाँ पर क्या है, जेड मैडनेस के कारण अगर कोई एक्ट कमिट करता है तो जेड के लिए ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, लेकिन ए का वही राइट होगा जो कि जेड अगर स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन में करता तो ए उस केस में भी क्या है प्राइवेट डिफेंस का राइट रखता। ठीक है, बिल स्टेशन में हमें बताया गया है ए एंटर बाय नाइट ए हाउस
which he is legally entitled to enter. Z in good faith taking A from housebreaker and attack Z. तो A क्या है, एंटर करता है नाइट में किसी घर में जिसमें वो लीगली एंटाइल है एंटर करने के लिए, कि वो उसका खुद का घर भी हो सकता है या फिर उसके गार्जियन का, तो वो लीगली एंटाइल है उस घर में एंटर करने के लिए। और जेड उस गुड फेथ में मानते हुए कि ए क्या है, हाउस ब्रेकर है, अटैक करता है ए पर, तो यहाँ पर जेड का प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज हुआ है। ठीक है, हेयर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन, वहाँ पर क्या है, मिसकंसेप्शन का पार्ट यूज हुआ है, कमिट नो ऑफेंस, तो जेड ने यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है, बट ए हैज़ कमिटेड द सेम राइट, लेकिन ए वही राइट रखता है प्राइवेट डिफेंस का जेड के अगेंस्ट में, एंड ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन, तो वो क्या है, वो राइट सेम रखता अगर जेड उस मिसकंसेप्शन के अंतर्गत कार्य नहीं करता तो। ठीक है, सेक्शन 99 में हम पढ़ते हैं एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसे एक्ट जिनके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस का कोई भी राइट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा अगेंस्ट एनी एक्ट, ऐसे एक्ट के अगेंस्ट में विच डज नॉट रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जैसे कि उस एक्ट से किसी की एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, डेथ की होने की आशंका नहीं हो, ग्रीवियस हर्ट नहीं हो, इफ़ इट डन एन अटेम्प्ट टू बी डन, अगर वो कमिट होते हैं या डन होते हैं तो वहाँ पर अटेम्प्ट नहीं हुआ हो, पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में एक्ट कर रहा हो अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, उसके ऑफिस की अथॉरिटी के अंतर्गत, थॉट दैट द एक्ट मे नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, और जो कि लॉ के द्वारा जस्टिफाइड एक्ट नहीं हो, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एनी एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट इफ इट डन एन अटेम्प्ट टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, थॉट दैट द डायरेक्शन मे नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं होगा, किन कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं होगा, पहली कंडीशन हमें बता दी गई कि वहाँ पर क्या है, डेथ की एप्रीहेंशन नहीं हो, सेकंड हमें बताया गया ग्रीवियस हर्ट की एप्रीहेंशन नहीं हो, और वहाँ पर कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ हो कि पब्लिक सर्वेंट क्या है, पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में या कलर ऑफ उसकी अथॉरिटी के अंतर्गत ऐसा कोई एक्ट कमिट करता है तो वो क्या है, डेथ की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा। अदरवाइज अगर कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है तो वो क्या है, प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट डिफेंस के बजाय अगर कोई जो पब्लिक सर्वेंट है वो गुड फेथ में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है तो वहाँ पर क्या है, प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस में हमें बताया गया, सेकंड केस में हमें बताया है यहाँ पर भी कोई प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा अगर वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर गुड फेथ में उसकी ऑफिस की अथॉरिटी के अंतर्गत एक्ट किया गया है, तो यहाँ पर भी इस केस में प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा। तो ये हमें इन कंडीशन में बताया गया है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन तो याद होनी चाहिए कि अगर वो की गई है, इट इज़ डन बाय द पब्लिक सर्वेंट, उसके गुड फेथ में, उसके कलर ऑफ ऑफिस, तो उस व्यक्ति के द्वारा अगर वो एक्ट किया गया है तो वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट तो वैसे ही खत्म हो जाता है। सेकंड में हमें बता दिया गया कि अगर वहाँ पर क्या होता है, उसके डायरेक्शन पर ऐसा कोई एक्ट कमिट किया गया है तो वो भी क्या है, प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट रखते हैं अपने उस एक्ट को करने के लिए। तो इन कंडीशन में वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं होगा जिसमें कि पब्लिक सर्वेंट खुद एक्सरसाइज कर रहा है राइट को या फिर डायरेक्शन दे रहा है गुड फेथ में, इन केसेस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव कोर्सेज टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पर कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं होगा जहाँ पर टाइम है, रिकोर्सेज, प्रोटेक्शन है पब्लिक अथॉरिटी की, और एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज, और उस एक्सटेंड तक उस राइट को यूज़ नहीं करा जा सकता, एक्सरसाइज नहीं करा जा सकता। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सीड टू इन्फ्लिक्शन ऑफ मोर हार्म, और मोर हार्म नहीं होगी देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ दैट डिफेंस। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट फिर भी यूज़ हो रहा है कि पब्लिक सर्वेंट के एग्जिस्टेंस में, उनके रिकोर्सेज में, कि उनकी एक्सटेंशन ऑफ पावर से वो एक्ट कमिट हुआ है, उनकी मतलब बियॉन्ड ऑफ पावर से अगर वो एक्ट कमिट हो रहा है
लेकिन प्राइवेट डिफेंस का राइट किस केस में यूज होगा? प्राइवेट डिफेंस का राइट उस एक्सटेंट तक यूज होगा में मोर हार्म नहीं हुआ हो, जो इन्फ्लिक्ट है, जो कि उसके लिए एक्सटेंड है, जो लेवल लिमिट है, उस एक्सटेंड तक वो प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। उसके एक्सटेंशन पर वो प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज नहीं कर सकता है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट एंड अटेम्प्ट टू बी डन बाई ए पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नो हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज ए सच ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो इस केस में क्या है, किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसके प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं किया जाएगा, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा उस एक्ट के अगेंस्ट में या अटेम्प्ट टू बी उस अटेम्प्ट के अगेंस्ट में जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है, और ये जानते हुए, बिलीव करते हुए कि वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एक्सरसाइज हुए हैं। उस केस में क्या है, किसी अन्य व्यक्ति को उस प्राइवेट डिफेंस को यूज करने के लिए डिप्राइव या रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 में हमें बताया गया है, ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एनी एक्ट डन अटेम्प्ट टू बी डन बाई ए डायरेक्शन। तो इसमें भी हमें वही केस बताया गया है कि अगर वो डायरेक्शन दे दिया गया पब्लिक सर्वेंट का, तो उस केस में किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव या रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि आप प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अनलेस ही नो हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाई सच ए डायरेक्शन, अनलेस जब तक कि उस व्यक्ति को स्टेट की अथॉरिटी ना मिल गई हो उस एक्ट को करने के लिए एज अथॉरिटी इन राइटिंग, अनलेस ही प्रोड्यूस सच अथॉरिटी इफ इट डिमांडेड। जब तक कि डिमांड ना हो उस अथॉरिटी को करने के लिए, उसको स्टेट की अथॉरिटी ना मिल गई हो, तब तक वो उस प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 100 में हम पढ़ते हैं, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इसमें बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट जो बॉडी का किया गया है वो किस एक्सटेंट तक किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन। तो जो लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन जो हमें 99 सेक्शन में बताई गई है कि एज ए इन्फ्लिक्टिंग ऑन द पार्ट ऑफ दैट हार्म विच इज नेसेसरी ऑन द लेवल ऑफ दैट पार्ट ऑफ कॉजिंग हार्म। तो उस एक्सटेंट तक ही हार्म करना चाहिए जिसके लिए कि हम प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज उस हार्म से एक्सटेंड ऐसा कोई ऑफेंस कमिट नहीं करना चाहिए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन हार्म ऑफ असाइलेंट इफ द ऑफेंस विच ओकेजन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयरिन एनुमरेट्स नेमली। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी का अपनी खुद की बॉडी पर प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करने के लिए किसी की मृत्यु कारित करने के लिए क्या होना चाहिए, जहाँ पर वॉलंटरी डेथ होना चाहिए। मतलब वहाँ पर अगर स्वयं की मृत्यु किसी व्यक्ति के द्वारा हो रही है या फिर कोई हार्म हो रहा है असाइलेंट के द्वारा, जो ऑफेंस हुआ है, जो ओकेजन एक्सरसाइज हुआ है, जो कि हमें डिस्क्रिप्शन आगे बताए गए हैं किन केसेज में। पहली कंडीशन तो हमें बता दी गई कि सच एन असोल्ट एज मे बी रीजनेबल कॉज दैट द एप्रीहेंशन दैट द डेथ विल अदरवाइज बी कंसिक्वेंस ऑफ दैट असोल्ट। तो यहाँ पर एप्रीहेंशन है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है अगर वो प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं करता है। तो उस केस में क्या है, वो जिस व्यक्ति के द्वारा वो क्या है प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है जिसके अगेंस्ट में, उस व्यक्ति की वो मृत्यु भी कारित कर सकता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमें क्या बताया गया है, अगर असोल्ट इस नेचर का है कि वहां पर रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, उसके हाथ पैर टूट सकते हैं, उसकी आंखें फूट सकती हैं या फिर कोई भी ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो उस केस में भी वो असाइलेंट की क्या है डेथ कारित कर सकता है। थर्डली हमें क्या बताया गया है कि अगर किसी लेडी का रेप होता है तो उस कंडीशन में भी वो क्या है रेपिस्ट का क्या है डेथ कारित कर सकती है। फोर्थली में हमें बताया है अगर अननेचुरल कोई लस्ट ऑफेंस कमिट होता है ग्रेटिफाइंग करने के लिए, तो उस केस में भी क्या है वो असाइलेंट या असोल्ट करने वाले की क्या है डेथ कारित कर सकती है, इस एक्सटेंट तक वो उसकी मृत्यु हो जाए, इस एक्सटेंट तक वो ऑफेंस कमिट कर सकती है। फिफ्थली में हमें बताया है अगर ऑफेंस इस नेचर का है या असोल्ट इस नेचर का है कि वहाँ पर किडनैपिंग और अबडक्शन हो रही है उसकी खुद की, तो उसका प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करके उस व्यक्ति की वो मृत्यु कारित कर सकती है। सिक्स्थ में हमें बताया है अगर यहाँ पर इंटेंशन है कि wrongfully कन्फाइम किया जाएगा उसको खुद को इस सर्कमस्टांसेस के रीजनेबल कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल अनेबल टू हैव रिकोर्स द पब्लिक अथॉरिटी, तो उसको क्या है पब्लिक अथॉरिटी की कोई हेल्प नहीं मिल सकती, तो इस केस में क्या है उसको wrongfully कन्फाइम किया जाएगा, तो इस केस में क्या है वो असाइलेंट या फिर उस ऑफेंडर की डेथ कारित कर सकती है। सेवंथ में हमें बताया है
एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग, अगर कोई व्यक्ति उस पर थ्रो करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है एसिड को, या अटेम्प्ट टू थ्रो एन एडमिनिस्ट्रेड एसिड, ही मे रीजनेबल कॉज एप्रीहेंशन दैट द ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज द कंसिक्वेंस ऑफ दैट। 7th में हमें बताया अगर कोई व्यक्ति उस पर एसिड फेंकता है या फिर उसका अटेम्प्ट करता है तो उस केस में भी क्या है, वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकती है। तो इन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो इसमें ऑफेंस इंक्लूड हैं, इन ऑफेंस के इंक्लूड के प्राइवेट डिफेंस में वो उस ऑफेंडर की या असाइलेंट की उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। अदरवाइज अदर कंडीशन में वो कोई हार्म कमिट नहीं कर सकते जिसमें कि उस ऑफेंडर की डेथ कारित हो जाए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो उस ऑफेंडर की जिन्होंने उनके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट करा है, प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु भी कमिट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 101 में हम पढ़ते हैं व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो ऐसे राइट्स जिसमें कि किसी व्यक्ति को हार्म कर सकते हो आप, लेकिन डेथ की बजाय, किन केसेस में, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन एनुमरेट इन द लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन। अगर ऑफेंस ऐसे नेचर के हैं जो कि लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन में जो हमें डिस्क्रिप्शन बताई गई है, जिसमें रेप है, किडनैपिंग है, व्रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, या फिर जो भी और भी कंडीशन बताई गई हैं, उन केसेस की बजाय अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उन डिस्क्रिप्शन की बजाय उन केसेस में क्या है, वो हार्म कर सकता है। किस केस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डथ नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। तो उसमें क्या है, प्राइवेट डिफेंस का राइट इस एक्सटेंड तक नहीं होगा कि उसमें वॉलंटरी उस व्यक्ति की, असाइलेंट की, ऑफेंडर की डेथ कमिट हो जाए, बट नॉट एक्सटेंड, इस एक्सटेंड तक नहीं होगा जो कि रेस्ट्रिक्शन हमें सेक्शन 99 में बताई गई है, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ असाइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। तो वहां पर क्या है, वो वॉलंटरी हार्म कर सकता है लेकिन डेथ की बजाय। तो इसमें क्या है, डेथ को एक्सेप्ट करते हुए वो ऐसा कोई भी प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए ऑफेंस कमिट हार्म कर सकता है उस ऑफेंडर के अगेंस्ट में, असाइलेंट के अगेंस्ट में, अदरवाइज डेथ की बजाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 102 पढ़ते हैं, कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूएंस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, की प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू होता है और कंटिन्यू कहाँ तक रहता है। तो ये हमें 102 में बताया गया है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कॉमन्स यहाँ पे शुरू होता है एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। अगर किसी व्यक्ति को रीजनेबली एप्रीहेंशन है डेंजर की, तो उस केस में क्या है, प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो क्या है, शुरू हो जाता है टू द बॉडी, उसकी बॉडी पर अराइज उस अटेम्प्ट से या थ्रेट ऑफ कमिट टू द ऑफेंस एंड थ्रोट द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड। या इसमें बताया गया है कि उस ऑफेंस की धमकी से ही अगर कोई बॉडी अराइज होती है या अटेम्प्ट होता है या उसको थ्रेट होती है कि ये ऑफेंस कमिट करेगा, तो उस केस में क्या है, वहाँ से ही प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का राइट शुरू हो जाता है, चाहे उस केस में ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड, चाहे ऑफेंस कमिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये कंडीशन डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर किसी ने एज ए पार्ट ऑफ द उस रीजनेबल एप्रीहेंशन में कोई ऐसा एक्ट करा है या अटेम्प्ट करा है या थ्रेट दी है उस व्यक्ति को, तो वहाँ पर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अराइज हो जाएगा और ये कंटिन्यू होगा एज लॉन्ग एज द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द बॉडी कंटिन्यू। जबकि वो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यू रहेगा बॉडी पर, तब तक वो प्राइवेट डिफेंस का राइट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सेक्शन 103 में हम पढ़ते हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। क्या है, प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट होता है, वहाँ पर जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है उसके अगेंस्ट में उसमें कि डेथ कारित करना है, तो किन कंडीशन में किसी भी असाइलेंट या ऑफेंडर की डेथ हो सकती है, ये हमें 103 में बताया गया है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड होगा अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन, जो रेस्ट्रिक्शन मेंशन की गई है सेक्शन 99 में, टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ एंड एनी अदर हार्म टू wrongdoer एंड द ऑफेंस if the offense that to which an attempt to commit, if the occasion exercise the right be an offense of any of the description herein enumerate। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो उस wrong doer की, उस असाइलेंट की क्या है, डेथ कारित कर सकती है, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, या फिर कोई हार्म कर सकती है उस wrong doer की। किस केसेस में, अगर वो क्या है अटेम्प्ट करता है या कॉज करता है, तो वहाँ पर क्या है, वो अपना राइट यूज़ कर सकते हैं एज ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के केस में। किन एनुमरेट केसेस में, ये हमें नीचे
बताए गए हैं। फर्स्टली हमें बताया गया है अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर रॉबरी होती है, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर या हाउस में हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होता है। थर्डली हमें बताया है अगर मिसचीफ होता है फायर के द्वारा जो कि किसी बिल्डिंग टेंट वेजल में होता है, या फिर जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए जो बिल्डिंग टेंट वेजल यूज होता है या प्रॉपर्टी की कस्टडी में है, तो वहां पर अगर कोई ऐसा यूज होता है, मिसचीफ होता है, तो वहां पर प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज हो सकता है। फोर्थली में बताया है थेफ्ट होता है, मिसचीफ होता है, हाउस ट्रेसपास होता है, तो ऐसी सर्कमस्टांसेज में जिससे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकती है उन कंसिक्वेंस में, तो वहां पर प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज हो जाएगा एंड एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ रॉन्गडोयर डेथ, उस रॉन्गडोयर के डेथ के पर्पस के हिसाब से, कि मतलब उसकी डेथ करके ही उस मिसचीफ और या फिर थेफ्ट को रोका जा सकता है। तो उस केसेस में क्या है, किसी अन्य व्यक्ति की अगर मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है तो उन कॉन्सिक्वेंस को रोकने के लिए आप उस रॉन्गडोयर की डेथ कारित कर सकते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस का राइट है जो कि उस रॉन्गडोयर की डेथ करने पर एक्सटेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्थली में हमें बताया है मिसचीफ बाय फायर एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेन कमिटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी यूज इंटेंडिंग टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी, स्टेटूटरी बॉडी एंड कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, एनी व्हीकल यूज ऑफ अडेप्टेड टू बी यूज फॉर कैरियर ऑफ द पैसेंजर फॉर हायर एंड रिवार्ड। तो यहाँ पे ये बताया गया अगर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर मिसचीफ करते हैं फायर के द्वारा या एक्सप्लोसिव सब्सटेन के द्वारा, जो प्रॉपर्टी यूज हुई है इंटेंडिंग टू बी यूज, जो गवर्नमेंट के पर्पज के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए, स्टेटूटरी बॉडी के लिए या कंपनी के लिए, तो उस केस में अगर वहां पर मिसचीफ होता है तो रॉन्ग डोअर की डेथ करके ही उस मिसचीफ को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 104 में हम पढ़ते हैं व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है लेकिन कोई हार्म करके अदर देन डेथ, डेथ की बजाय, इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच द अटेम्प्ट टू कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बाय थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन एनुमरेट इन लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। तो यहाँ पे ऑफेंस अगर कमिट हुआ है या फिर उनका अटेम्प्ट हुआ है जिसमें कि प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज हुआ है, जो कौन से होंगे, थेफ्ट है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, जो कि डिस्क्रिप्शन हमें लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में दिए गए हैं, उन राइट उन ऑफेंस की बजाय जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का वो वॉलंटरी कॉजिंग डेथ, उस रॉन्ग डोअर की डेथ करने का पर्पस जो हमें लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में बताया गया है। अदरवाइज अगर इससे कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वहाँ पर वॉलंटरी उसकी डेथ नहीं होगी उस रॉन्ग डोअर की, और वॉलंटरी कॉजिंग क्या होगी, एनी हार्म होगी जिसमें कि डेथ की बजाय होगा, उसको कोई हार्म कारित कर सकता है वो प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए, ना कि डेथ। ठीक है, सेक्शन 105 में हम पढ़ते हैं कॉमन्समेंट एंड कंटिन्यूस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू कब होता है और कंटिन्यू कब रहता है, ये हमें 105 में बताया गया है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कॉमन्स होता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है डेंजर का उस प्रॉपर्टी पर, उस टाइम से शुरू हो जाता है प्राइवेट डिफेंस का राइट, कि यहाँ पर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है कि उस प्रॉपर्टी का एक्सप्लोजन या फिर डिस्पोजल किया जा सकता है, तो ये एप्रीहेंशन है। तो इस केस में क्या है, प्रॉपर्टी के जो प्राइवेट डिफेंस का राइट क्या है, अराइज हो जाता है। एंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द थेफ्ट, और थेफ्ट के अगेंस्ट में कब कंटिन्यू रहता है, टिल द ऑफेंडर, जब तक कि जो ऑफेंडर जो इफेक्ट है उस रिट्रीट के द्वारा, मतलब जो प्रॉपर्टी उसने थेफ्ट करी है उस प्रॉपर्टी को वो रिट्रीट करता है, अदर द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्टेन एंड द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। और मतलब क्या है, जब तक कि वो पब्लिक सर्वेंट के असिस्टेंस से उस प्रॉपर्टी को ना ले लिया गया हो या प्रॉपर्टी रिकवर ना हो गई हो, तब तक कि वो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट के अगेंस्ट में कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर ना करा गया हो उस ऑफेंडर के द्वारा। ठीक है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द रॉबरी, उस रॉबरी के अगेंस्ट में कब कंटिन्यू होगी, एज लॉन्ग जो ऑफेंडर जो कॉज करता है, रॉबरी करता है या रॉबरी का अटेम्प्ट करता है, अगर उस व्यक्ति की डेथ करने के लिए, हर्ट करने के लिए, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने के लिए, तो वो जो फियर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट पर्सनल जो रेस्ट्रेन कंटिन्यू रहता है, तब तक कि वो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द रॉबरी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट में की गई है या मिसचीफ के अगेंस्ट में की गई है, तो एज लॉन्ग एज कंटिन्यू कब रहेगा, जबकि ऑफेंडर कंटिन्यू रहता है उस कमीशन में कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है या मिसचीफ करता है, अगर वो ऑफेंडर कंटिन्यू रहता है तो उस केस में क्या है,
वो राइट भी, प्राइवेट डिफेंस का राइट भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट में है नाइट के द्वारा, तो वो कंटिन्यू कब रहता है, जबकि हाउस ट्रेसपास जो बिगेन होता है, हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू, मतलब हाउस ट्रेसपास से शुरू करके वो ऑफेंडर हाउस ब्रेकिंग में कंटिन्यू करता है, उस केसेस में प्राइवेट डिफेंस का राइट भी कंटिन्यू रहेगा। तो हमें कितनी कंडीशन बताई गई, हमें कंडीशन बताई गई है कि अगर प्रॉपर्टी पर एप्रीहेंशन डेंजर होता है तो उस केस में क्या है, प्राइवेट डिफेंस का राइट अराइज होता है। सेकंड में हमें थेफ्ट के केस में, अगर जब तक कि वो ऑफेंडर उस प्रॉपर्टी को रिकवर ना कर दे। सेकंड में हमें रोबरी के केस में, अगर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेन ना हो। फिर फोर्थ में हमें बता दिया अगर क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ ना हुआ हो। और प्रॉपर्टी हाउस ब्रेकिंग के केस में अगर हाउस ट्रेसपास से शुरू होकर हाउस ब्रेकिंग में कंटिन्यू रहता है तो प्राइवेट डिफेंस का राइट भी कंटिन्यू रहेगा। तो इन कंडीशन में ये इन बेस पर जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेक्शन 106। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट डिफेंस का राइट ऐसे डेडली असोल्ट के अगेंस्ट में जहाँ पर कि कोई इनोसेंट पर्सन को रिस्क होती है हार्म करने की, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इफ इन एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असोल्ट विच रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज हुआ है ऐसे असोल्ट के अगेंस्ट में जिसमें कि रीजनेबल एप्रीहेंशन है डेथ करने की, और डिफेंडर टू बी सो इन सिचुएशन में है कि वो कुड नॉट इफेक्टली एक्सरसाइज, उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता विदाउट द रिस्क ऑफ एनी हार्म टू इनोसेंट पर्सन। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग रनिंग ऑफ दैट रिस्क। तो यहाँ क्या है, ऑफेंडर इस कंडीशन में है कि वो अपना जो प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज ऐसे करता है कि अगर उसने वो प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं करा तो उसकी डेथ हो सकती है, और अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट करा तो उससे कि किसी भी जो इनोसेंट पर्सन है उसको रिस्क हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, वो दो कंडीशन में है, अगर वो प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं करता तो उसकी डेथ कारित हो सकती है, और अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करता है तो किसी भी इनोसेंट पर्सन को उसकी हार्म की रिस्क हो सकती है। तो इस केस में वो प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करते हुए उस रिस्क को ले सकता है। ठीक है, स्टेशन में हम पढ़ते हैं ए इज अटैक बाय ए मॉब। ए पर अटैक किया गया किसी क्राउड के द्वारा जो कि अटेम्प्ट करते हैं उसको मर्डर करने के लिए। ही कैन नॉट इफेक्चुअली, तो वो क्या है, अपना जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो एक्सरसाइज नहीं किया कर सकता। किस केस में नहीं कर सकता, विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब, जब तक कि वो जब तक कि वो क्राउड पर फायर करे बिना उस प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज नहीं कर सकता। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट द रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन। तो वहाँ पर क्या है, जब तक कि वो उन जो जवान बच्चों पर उन गोली चलाए बिना अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या है, वो कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करेगा अगर वो फायर करता है, शूट करता है उन बच्चों को अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस केस में वो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि उसने प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए उस भीड़ पर गोलियां चलाई, तो इस केस में उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस के जो प्रोविजन हमने इसमें डिटेल में डिस्कस करे, और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अब आगे की क्लास में हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम।